हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो वंदन, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने साइंस को पसंद किया, आपने साइंस को चुना, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि साइंस को पसंद करने के बाद ही ऐसा दिखाई देने लगता है कि बहुत सारी समस्या आने वाली है, क्योंकि साइंस में समझने की चीजें आती है, रट्टाफिकेशन वाली बातें नहीं आती है। साइंस में ये बात आती है कि दुनिया काम कैसे करती है। तो इसी बहुत सारी चिंताओं को छोड़कर आपने साइंस पसंद किया है, तो अपने आप को प्राउड फील करवाना कि ये आपका बेस्ट डिसीजन था। तो आज हम इसी साइंस के बंटवारे मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन सब की बात करेंगे। मैथ्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से फिजिक्स सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है क्लास 11 के अंदर। हम सबको ये पता होगा, शायद नहीं पता होता। अब बता देता हूं कि क्लास 11 में फिजिक्स की 2 किताब होती है जनाब। जी हां, 2 किताब। लेकिन इस 2 किताब में बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग है, जो समय के साथ साथ मैं अभी बताऊंगा। और क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे और कौन कौन से चैप्टर किस टॉपिक से क्लास 9th और 10th से रिलेटेबल है, वो सारी बात मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे ही आप क्लास 10th से 11th में आते हो ना दोस्त, तो सिलेबस में ड्रास्टिकली चेंज आता है। आपने बोला हैं ऐसा कैसे? साइंस की किताब ऑलमोस्ट इसकी आधी या थोड़ी पोनी टाइप की होगी, लेकिन वो साइंस सिर्फ अकेला, अब वो साइंस का 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें से सिर्फ फिजिक्स की ये 2 किताबें आप देख सकते हो कि इसकी मोटाई कुछ खास नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू बनाए जाते हैं, तो बहुत भयंकर संख्या में अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब ऐसा कि मैं अगर एमसीक्यू, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब बनाता जाऊं और उसके ऊपर थप्पी के ऊपर थप्पी लगाता जाऊं ना, तो मेरे से 4 गुनी हाइट की वो थप्पी बनेगी। तो दोस्त, किताबें दिखने में पतली सी ही है, लेकिन सिलेबस एक्चुअल में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर डीपर लेवल में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो सिलेबस में ड्रास्टिकली चेंज आता है, पहली बात। दूसरा कि क्वेश्चंस का लेवल भी क्लास 9th और 10th की कंपैरिजन में अच्छा खासा बढ़ जाता है। ठीक है, और डराने वाली कोई बात नहीं है, ये रियलिटी है। मतलब कोई पूछे तुमसे कि सबसे टफेस्ट क्लास कौन सी होगी 1 to 12th में, तो 11th साइंस का नाम आता है। लेकिन डरने की नहीं बात यार, मैं बताऊंगा इसके पीछे कि किसके लिए यह टफ है और कौन इसको आसान बनाया जा सकता है। कोई एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इसको आसान बना सकता है, कैसे, वो अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ साथ समझ लेते हैं कि इस 2 किताब में कितने चैप्टर्स होने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के होते हैं और कौन से कंसेप्ट से रिलेट करते हैं 9th-10th के। तो सबसे पहली बात, बुक 1 में क्या क्या है हमारे पास। तो बुक 1 में टोटल 7 चैप्टर होने वाले हैं, समझना, 7 चैप्टर। पहला चैप्टर पहले यूनिट में से आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, एकदम नया चैप्टर बेटा, इसमें कोई माथापच्ची नहीं और बहुत आसान चैप्टर। जहां पर मैं है ना स्टार या डबल स्टार करता जाऊं, वहां पर समझना कि थोड़ा डिफिकल्ट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, और जहां 12th के इंपॉर्टेंस, 12th के रिस्पेक्ट में भी जहां पर इंपॉर्टेंस होगी ना, वो भी मैं साथ साथ बता जाऊंगा। क्लास 11 का मतलब सिर्फ स्कूल एग्जाम नहीं है, ये क्लास 12th का बेस है। कोई बच्चा जो अभी क्लास 12th में आएगा या अभी आ गया है ना, उसको पूछना, या कोई देख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उनको पता है ये बात कि क्लास 12th के लिए 11th कितनी जरूरी है। वहां पर सीधे कंसेप्ट यूज होते हैं क्लास 11th के। तो जो बच्चे क्लास 12th में आ चुके हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, अपने क्लास 11th वाले, मतलब अपने छोटे भाई बहन को, जूनियर्स को एक सलाह सूचन, प्यारी सी एक गाइडेंस वाली लाइन बता के जाना कमेंट सेक्शन में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत आसान चैप्टर, एकदम नया चैप्टर। फिर मोशन करके एक चैप्टर आता था, आपको याद हो तो क्लास 9th में। किस में आता था? क्लास 9th में। वो 9th का चैप्टर यहां पर एक्सटेंडेड वर्जन में हम देखते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। 1D एंड प्लेन, मतलब कि ये पूरा बोर्ड समझ लीजिए, एक प्लेन होगा एक्स और वाई, ऐसे मोशन इन प्लेन। तो 2 चैप्टर ये हो गए मोशन के। फिर लॉज ऑफ मोशन, मेरे ख्याल से क्लास 9th में ही आप ये चैप्टर पढ़ते थे। बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा नाम था इसका, शायद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करके था। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि उसी का एक एक्सटेंडेड, उसका बड़ा भाई है। वहां पर सिर्फ आपने वो लॉज पढ़े थे, यहां पर वो लॉ अप्लाई करना आप सीखोगे। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इतने फोर्स से आप घसीटोगे, कितने एक्सेलरेशन के साथ ये भागेगा कि नहीं भागेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वेज पे रखा हुआ है तो वो नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा। अगर मैं कोई सर्कुलर में पार्टिकल को घुमा रहा हूं, बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर में पार्टिकल को घुमा रहा हूं, तो वो कितने एंगल पे अगर टूटेगा तो कहां पर जाके गिरेगा। फिर रोड को बैंक या बाइसिकल को कभी बेंड किया है, तो वो वाले कंसेप्ट कि कितने एंगल पे मैं मैक्सिमम ले जा सकता हूं तो मेरी साइकिल गिरेगी नहीं।
रेसर को देखा हो, मौत के कुएं का एग्जाम्पल कभी सुना है? मौत के कुआं कभी आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे वो रियलिटी वाला जो मेले में लगता है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो कंसेप्ट सारे इस लॉज ऑफ मोशन में छिपे हो। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं, देख डरने की नहीं बात। अगर मैं ऐसा बता रहा हूं कि बहुत सारे कंसेप्ट है, इसका मतलब कि कंसेप्ट एक ही है लेकिन बहुत सारी जगह पे अप्लाई होने वाले हैं, जो हम एप्लीकेशन मोड में सीखने वाले हैं। डरना नहीं है, लेकिन हमें सीखना है, समझना है। देखो सही में बताऊं तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी, वो इस वजह से क्योंकि नई चीजें हैं, और नई चीजें पहली बार सीखने में डर लगता है। याद करो ना, पहली बार जब आपने मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन सीखा होगा तो पहली बार तो डर लगा होगा ना, लेकिन फिर धीरे 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 वो आपके लिए लल्लू प्रॉब्लम होता गया। अगर कोई आज आपको पूछे कि मल्टीप्लीकेशन करना या एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, आराम से कर दोगे। वैसे ही आपको बेसिक मैथ्स यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कहानी भी मैं बीच में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दो चैप्टर के लिए, ये चैप्टर्स के लिए बीच में हमें बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। जो बेसिक मैथ्स मैं आपको इस प्रारंभ बैच में पढ़ाने वाला हूं, आपको बहुत डिटेलिंग के साथ, कम से कम 7-8 लेक्चर में तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स के यूज से ही हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मानूंगा ये बात कि शुरुआत में ये बेसिक मैथ्स भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फिर आपको है ना एकदम लॉलीपॉप लगने लग जाएगा जैसे जैसे आदत बनती जाएगी। तो दिमाग से ये प्रिपेयर रहना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग से मेंटली ये प्रिपेयर कर लेना कि थोड़ा टफ होगा, लेकिन वो इसलिए टफ होगा क्योंकि नई नई बातें हम सीखने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीजें नई नई हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया क्लास 9th में उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब उसके बाद सारी नई नई कहानियां होने वाली है। ठीक है, बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन तुम्हें दिखाई देगा। फिर आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा, शायद बहुत थोड़ा, लेकिन यहां पर हम बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ, और बहुत टफ चैप्टर भी माना जाता है क्लास 11th में। लेकिन दोस्त मुझसे पढ़ोगे, प्रारंभ बैच में पढ़ोगे, पिछले साल वाले प्रारंभ बच्चों को पता है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट चैप्टर इसको बना दिया था, इतनी डिटेलिंग के साथ, इतने भर भर के क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के मैंने है ना एक एक प्रैक्टिस सेशन लिए थे, हर एक डाउट क्लास के साथ हर एक प्रैक्टिस सेशन लिए थे प्रारंभ बैच में, पिछले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन इस रोटेशनल मोशन में कोई बच्चा होगा प्रारंभ, उसको पता होगा कि 2 प्रैक्टिस सेशन लिए थे, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे थे, इतने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन। तो हमने इसको कुरेद दिया था, मतलब कि भाई बता तुम्हें कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछना है, और उन बच्चों को पता भी है कि स्कूल में इस चैप्टर से जहां से भी क्वेश्चन आए वो नोट से ही पूछे गए थे। खैर आगे बढ़ते हैं, 7वां चैप्टर बुक 1 का, यानी कि आखिरी चैप्टर बुक 1 का, यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी सेम आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, लेकिन जहां से क्लास 9th का ग्रेविटेशन खत्म होता है वहीं से क्लास 11th का ग्रेविटेशन शुरू होता है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 9th पढ़ के आएंगे तभी क्लास 11 समझ में आएगा, नहीं बेटा, मैं डिटेल में प्रारंभ में हर एक चीज कवर करके चलेंगे, मतलब जितनी जरूरत होगी ना बेटा उससे भी ज्यादा बेसिक लेवल पे जाके शुरुआत करेंगे। देखो होगा ये कि आपको शुरुआत में लगेगा कि सर ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चे का ऐसा हो सकता है कि उसने क्लास 9th में या क्लास 10th में उतनी डिटेलिंग के साथ पढ़ाई ना की हो, कुछ छूट गया हो, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे लेकिन एक आध कंसेप्ट छूट गया, तो हम बहुत बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे, और जो क्लास 11th का लेवल होता है ना उससे भी थोड़ा आगे लाके उस कंसेप्ट को ओवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है, दिमाग में ये सेट कर लेना बेटा। ये बुक 1 के 7 चैप्टर है, 7+1 कर लेना, क्योंकि हम बेसिक मैथ्स भी प्रारंभ में पढ़ने वाले हैं, जो जरूरी होता है। मतलब मैं पूछूं आपको कि ये 2 किताब है, 2 किताब में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर बेसिक मैथ्स का यूज किया जाएगा ही जाएगा। ये थी बुक 1 की कहानी। अब बुक 2 की कहानी। बुक 2 में भी इतने ही चैप्टर है बेटा। शुरुआत होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बाद आता है फ्लूइड। ये भी 2 अच्छे खासे चैप्टर है, थोड़े से टफ वाले चैप्टर है, कोई नाता जोता है नहीं पिछले ज्यादा चैप्टर से, थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टर्म यूज किए जाते हैं। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इन तीनों को हम मिक्सचर में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लास 11th में आप केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो और यहां पर भी पढ़ते हो। तो एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम एक्सपांशन की बात है कि भाई ये रोड लंबी क्यों, रेल की पटरी के बीच में गैप क्यों रखा जाता है, थर्मोस कैसे काम करता है, तो ये सारी बातें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स आएगा और काइनेटिक थ्योरी, इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा क्लास 12th के साथ। ठीक है, ओके, बढ़िया बात। अब लास्ट के 2 चैप्टर है, यानी ओसिलेशन एंड वेव्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर 12th, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। देखो बता दूं सबसे पहले कि 12th में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर ज्यादा यूज होने वाले। तो यूनिटेड मेजरमेंट यूनिवर्सल है बेटा, हर जगह पे हर कंसेप्ट है, मतलब ऐसा समझिए ये ऐसा एक नमक की तरह है। सब्जी में
हर एक सब्जी में नमक गिरता ही गिरता है। वैसे क्लास 11 का कोई चैप्टर हो या क्लास 12 का कोई चैप्टर हो, लेकिन यूनिट एंड मेजरमेंट हर जगह घुसेगा बेटा। तो ये आपके इस फिजिक्स सिलेबस का नमक होने वाला है, बेसिक मैथ्स और ये यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी 12th में यूज होगा। लॉज ऑफ मोशन के भी कुछ कंसेप्ट, जैसे कि एफबीडी करके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एनएलएम में सारे लॉज बताऊंगा, वो सारी बातें 12th में यूज होती है। ये भी सेम, वर्क एनर्जी पावर भी 12th में यूज होता है। अब ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना बेटा, उसकी टोटल एनालॉजी चलती है क्लास 12 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। तो ऐसा समझ लीजिए कि हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फॉर्मूला जैसी हर एक चीज जो ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं वो हम क्लास 12 में अप्लाई करते हैं। छोड़ो, क्लास 12 में वापस ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरा धर्म है कि अभी से आपको बताते चलता हूं कि क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट है कि जो क्लास 12 में भी रिलेट करने वाले हैं। तो मैंने आपको सिलेबस के साथ साथ ये समझाया कि क्लास 9th के साथ इसका कैसा रिश्ता है। ये नया चैप्टर है, सब कुछ नया 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 है, लेकिन आईएमपी भी है, क्योंकि क्लास 12 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था, आपके सामने पूरा सिलेबस था। लेकिन याद रहे दोस्त, मैंने ये बात बताई थी कि मेंटली प्रिपेयर रहना। क्लास 10 से क्लास 11th में आओगे तो पहली बात तो आपने साइंस चुना है, जो अपने आप में एक कठिन डिसीजन होता है, आपने वो चुना है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस पर अडिग रहना, दृढ़ रहना, क्योंकि जर्नी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट रहेगी, अप्स एंड डाउन वाली रहेगी, कि कभी बहुत अच्छा फील भी होगा, कभी टफ कंसेप्ट आएगा तो डीमोटिवेशन वाला फेज भी आएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप कर लोगे, क्योंकि साइंस चुनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बस जर्नी के लिए प्रिपेयर रहना, डरा नहीं रहा हूं। अगर एक स्टेटमेंट में आपको एक सॉल्यूशन बता दूं कि वो फॉलो कर लिया तो ये अप्स एंड डाउन वाली जर्नी भी है ना, वो भी एक्सपोनेंशियल या लीनियर फंक्शन में ग्रोथ पकड़ लेगी। क्या वो एक लास्ट सॉल्यूशन, सिंगल लाइन में सॉल्यूशन, कि जितना हम प्रारंभ में पढ़ा रहे हैं, जितने आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, बस ये बात फॉलो करना कि रोज का काम रोज करूंगा। क्या मेरे दोस्त, रोज का काम रोज करूंगा। अगर हो वो जुनून कि क्लास 11 हम बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, और हो सकता है दूसरे मेरे दोस्त बोल दे कि क्लास 11 बर्बाद कर ले, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में एक कमिटमेंट देके जाना कि रोज का काम रोज करूंगा। और ये अभी के लिए नहीं है, जब आप क्लास 11th में लास्ट चैप्टर पे होंगे ना, ऑसिलेशन एंड वेव पे, तब वापस इसी वीडियो पे आके अपना रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्लास 11th की जर्नी कैसी रही, आपकी प्रारंभ बैच की जर्नी कैसे रही। वो सारी बात आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के लिखना 1 साल के बाद, अभी तो है ही है, या कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रारंभ 12th ज्वाइन करने वाले हैं, 12th में आने वाले हैं, वो अपनी पिछले 1 साल की जर्नी इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि वो नीचे मतलब जूनियर्स को गाइड करेगी, ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं है, वो एक तरह से अपना कमिटमेंट है। तो जो बच्चे क्लास 11th में आने वाले हैं, उनको ये एक कमिटमेंट के तौर पे मैं बता रहा हूं दोस्त, कि कमेंट सेक्शन में लिखना है बात कि मैं रोज का काम रोज करूंगा या करूंगी, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास 11 की जर्नी बहुत जल्द शुरू करने वाले। मिलते हैं क्लास में, खुश रहो और खुश रहने दो। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलेंगे अगली बार नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।